लोग हमसे रोज कहते हैं ये आदत छोड़िए, ये तिजारत है खिलाफ आदमियत छोड़िए, इससे बढ़कर लत नहीं है कोई, ये लत छोड़िए। रोज अखबारों में छपता है कि रिश्वत छोड़िए, भूल कर भी जो कोई लेता है रिश्वत चोर है वो। आज कौमी पागलों में रात दिन ये शोर है, किसको समझाएं इसे खो दें तो पाएंगे क्या, हम आखिर रिश्वत नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या। कैद भी कर दे हमको राह पर लाएंगे क्या, ये जुनूने इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या। मुल्क भर को कैद कर दे किसके बस की बात है, खैर से सब हैं कोई 2 4 10 की बात है। करप्शन के खिलाफ जिसने आवाज उठाई, देश भर को बदलने की कोशिश की, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम जीना इसी का नाम में। आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आए आज हमारे प्रोग्राम को आपने 4 चांद लगा दिए। हाउ यू फीलिंग नाउ? वाह, अभी तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आप बैठेंगे? तबीयत ठीक कर दी आपने। आपने हमारी तबीयत ठीक कर दी। अच्छा सर, आपसे बात करने से पहले कुछ आपके पॉलिटिकल करियर की तस्वीरें देखें। सिंह साहब, आपने अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में बस कमाल कर दिया, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए। इसके पीछे आपकी पत्नी का कितना हाथ है? उनका जो भी हम किए उसमें उनका सपोर्ट रहा है। तो इसलिए जब मैं पढ़ता था, साइंस पढ़ता था, तो वो क्या कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन भी कर देती थी। मेरी कार भी धोती थी क्योंकि मेरा टाइम न जाए। अच्छा। तो इसलिए उनको ये कोई दिशा नहीं थी कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं या इसमें जाऊं उसमें जाऊं, उससे उनको मतलब नहीं था। जिसमें जाऊं उसमें वो साथ रहती। वेरी नाइस। सर, मैं आपके बेटे अजय साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो माता जी को ले आएं और साथ में आपकी पोती को भी ले आएं। अजय साहब। आप एक राजघराने की रानी माँ हैं और फिर आप इनकी गाड़ी भी धोती थी। देखिए आपको ये बता नहीं रही हैं। नेबर्स शिकायत करते थे कि ये मत करो, नहीं हमारे हस्बैंड से एक्सपेक्ट करेंगे यही करना। लेकिन जो आप बता नहीं रहे हैं हम ऑडियंस को बता देते हैं। जी।
आप मुझसे कह रहे थे कि कुछ ख़ास आप बात करना चाहेंगे अपने डैडी के बारे में। जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ाई में मेरी नंबर बड़े कम आते थे। एक बार जब हाई सेकेंडरी का रिज़ल्ट आया तो मेरे नंबर बहुत कम थे। पिताजी से बहुत डांट पड़ी। उन्होंने ये कहा मुझे कि अगर तुम अपने बूते पे चपरासी बन जाओ तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। उस टाइम तो बड़ा बुरा लगा जी। लेकिन उसके बाद उनके ये शब्दों ने मुझे इंग्लैंड भेजा। वहाँ मैंने सीए करा। बाद में बैंकिंग प्रोफेशन मैंने चूज़ किया। उसमें मेरा नंबर आया वन ऑफ द बेस्ट बैंकर्स इन द वर्ल्ड। ग्रेट। तो अगर ये उन्होंने न कहा होता तो शायद मैं कुछ न कर पाता। देखिए ना, लेकिन ये सब कहने के बाद मैं अपनी माँ के लिए भी कहूँगा कि शी इज़ द ट्रू अनसंग हीरो ऑफ द फैमिली। तो भाई आपने जो ये धोती पहना है, कुर्ता पहना है, ऐसे लग रहा है आप भी एक पॉलिटिशियन है। क्या आपने ने कभी कहा नहीं कि भाई इस लाइन में आ जाएं, या आपके नहीं, बच्चों ने जो फैसले किए अपने किए। जैसे हम बचपन में सुनते थे, एक था राजा एक थी रानी, उसी तरह एक था राजा जिसकी अपनी खुद की कोई औलाद नहीं थी। उसने दूसरे राजा के घर से एक बेटा लिया, उसे अडॉप्ट किया, और उसके बाद जिंदगी भर मरते दम तक उसे अपने माँ बाप से कभी मिलने नहीं दिया। इसकी कुछ तस्वीरें पहले देख लें सर। सिंह साहब, जब आपको अडॉप्ट किया गया, आपको एक पिता तो मिले, लेकिन कहीं माँ की कमी महसूस नहीं हुई? अब ये है कि हमारे अडॉप्टिव फादर बहुत ही हमारा ख्याल रखते थे। ये ज़रूर था कि वो अगर हमको हमारे नेचुरल फादर मदर से इसलिए नहीं मिलने देते थे कि वो सोचते थे अपना तो किनाते कि मांडा का लड़का होकर के रहे, हमारे घर का लड़का होकर के रहे, किसी और भाव से नहीं। लेकिन यह है कि चूंकि उनको टीबी हो गई थी, अच्छा, तो अपने पास नहीं रख सकते। टीबी का कोई इलाज नहीं था। हम 5 मिनट के लिए बुलाए जाते थे और थोड़ी दूर पे बैठना पड़ता था। तो मैनेजर जो पहले वो एक अंग्रेज़ मैनेजर था, उसके पास रहना पड़ता था। तो वहाँ हमको नहीं अच्छा लगता था। अच्छा। तो उसके बाद मिस्टर कुक। हाँ, मिस्टर कुक। अच्छा। तो उसके बाद अमर सिंह हुए मैनेजर आए जी। और वो उन्होंने पूरा हमको घर दे दिया, परिवार दे दिया। ऐसा उन्होंने उनके अमर सिंह, मिसेज अमर सिंह और उनके बच्चे जितने हैं, जो अभी हमने तस्वीरें देखी थी, जी उन्हीं के उसमें, हाँ अमर उन्हीं के सिंह, हाँ उनके उन्हीं की फैमिली के साथ है जी। और उन्हीं के वही घर में रहते। तो होली के टाइम का है। तो वो उन्होंने घर ऐसा दिया कि जब हमारे नेचुरल फादर मदर हमको लेने गए आए, हाँ। जब हमारे अडॉप्टिव फादर की डेथ हो गई तो हम जाने को नहीं तैयार थे, रोना शुरू किए, कुर्सी पकड़ के रहे। तो फादर बैठे थे हमारे 1 घंटा तक तो ये नाटक देखे, फिर कहे कि ये घर का बच्चा है, उठा के ले चलो। फिर उठा के गाड़ी में रख लिए और फिर रोज शाम को हम रोते थे। तो उन तस्वीरों में से एक बच्चा आपसे मिलना चाहता है, बुलाएं। जी बोले, जरूर बोला। आइए प्लीज। ये इतना छोटा था, अच्छा, हमसे वो छोटा था। इधर आ जाइए। आप
ये बताइए आप दोनों का रिश्ता क्या है? अच्छा, ये मेरे बड़े भाई हैं जी। और मेरे फादर वहाँ पे इलाहाबाद में मैनेजर कोर्ट अवार्ड्स थे। हाँ हाँ। और वो ही इनके गार्जियन थे। बहुत ही बड़ी बात है कि किसी और के बच्चे के लिए कोई माँ खाना चखे पहले कि कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ है, मतलब खुद रिस्क ले। ये आप ही की माता जी करती थी? हाँ जी, वो हमारी माता जी बहुत बड़ी करती थी बात। तब। कि ये था कि इनका लाइफ का थ्रेट था, तो उनको हमेशा वो इनको खाना जो था खुद जाग के वो देते। तब से इनकी लाइफ का थ्रेट था? जब शुरू से ही, जब से ये वहाँ पे इलाहाबाद में आए थे, जब ये हमसे जब बिछड़े, हाँ। तो हम लोग बहुत दुखी थे। मेरे फादर बहुत रोते थे, मदर भी बहुत थी। एड्रेस भी नहीं देते थे, बोले ही नहीं कहाँ गए, तो आई डिडंट नो कैसे कांटेक्ट करें। तो फिर हमें ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद एक कार्ड हमको मिला, इनविटेशन कार्ड, और बस उसी रात हमने ट्रेन पकड़ी। मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे एक चीज़ मैं भूल ही गया। मैं कब से आपका वो किला मांडा का फोर्ट देखना चाहता था और लोगों को भी दिखाना चाहता था। एक नज़र देख लें? आपने जब मतलब आपने पॉलिटिक्स का सोचा भी नहीं था, तब भी आपने एक सड़क बनाई थी। हाँ। और एक स्कूल बनाया था। हाँ। याद है आपको? हाँ। स्कूल? हाँ। स्कूल के बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, देखिए। उसमें मैंने ईंट भी ढोया है। देखिए माननीय क्या राजा कहते साहब हैं। नमस्ते। मैं गोपाल विद्यालय में 9th क्लास में पढ़ती हूँ। इस विद्यालय को आपने अपने हाथों से ईंटें ढो ढो कर बनवाया था। 1952 में जब आपने यह विद्यालय खोला तो इसमें केवल 7 ही लड़के पढ़ते थे। आज आपके इस विद्यालय में 2400 छात्र हैं। इस विद्यालय के सभी छात्रों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया साहब प्रणाम। आज के 50 वर्ष पहले जुलाई 1952 में इस विद्यालय की स्थापना करके आपने इस क्षेत्र को एक रोशनी दी है, और ये क्षेत्र आपकी हमेशा हमेशा आपके शुभ की कामना करता है, आपके स्वास्थ्य की कामना करता है। और हमारी ये आकांक्षा है, हृदय से आकांक्षा है कि एक बार आप कोराव में अवश्य आएँ। एक गरीब आदमी हैं, छोटे से गांव से आए हैं और काफ़ी उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो कृष्ण की सुदामा है। कहते हैं मैं सुदामा हूँ, आपसे मिलने आए हैं। सुदामा जी आइए। अरे शिवनाथ, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो भैया हाँ? देख कई सूरतिया भैया बहाया भुलाई हो। इधर आ जाइए। सिंह साहब आप। आओ आओ, कब आया? भैया अब भैया हम काल आवा है, अब यह लिए है थोड़ा सा भैया के लिए, और तो तो ले आया अपन, ये हमेशा ले आते हैं ये। भैया तो हर हाथे के जरूर खा। अरे और कम से कम दिल्ली में अपन बोले के तो मिली वहाँ। आप यहाँ 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 खड़े हो जाइए। बस बस सिंह साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सुदामा जी का असली नाम आप बताएं और इनकी कुछ। ये अच्छा हाँ हम बताई बताओ ना। भैया। आपका नाम तिवारी जी? हमारा शिवनाथ राम नाम बा। हाँ जी। और भैया का हमारे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। अच्छा। अच्छा सुने भैया, हम सुनाई तो वही हम महासंकट में रहे, मेरे पैर में फोड़ा हो जा रहा। हाँ जी। यह जगह यह देखें। हाँ। तो घरे हमारे भैया 14-15 आदमी लड़के घर हैं। आपन मैनेजर उनेजर जौन कारोबार रहे, सेना सिपाही, तो वो लोग कहें कि हम धो
भैया कहन कि नहीं हम अपने हाथ से धो शिवनाथ राम, तो भैया का हम हाथ दोनों पकड़ लिया। तो भैया हम कहन कि नहीं शिवनाथ राम हाथ छोड़ दे और हम अपने हाथ से, तो भैया हमारे पैर अपने हाथ से धो। आपके पाँव में जो फोड़ा था आप चल नहीं पा रहे थे, तो हमारे भैया जौन बा हमके अपने कांधे पर ले गए और हमार दवा कराएं, मलहम पट्टी जौन बतावा है ओके वो कहें। तो वो जौन बा हम गरीब मनई हमारे पास का रहे, तो हम भैया के जौन बा ये आम ले आई, जामुन ले आई खवाओ के। अच्छा, आम और जामुन लेके कभी आते थे? खाली हाथ नहीं आए। भैया हमार महासंकट में रहे, तो सोमनाथ शंकर जी के 48 घंटा के कीर्तन माना कि हे भोले बाबा हमार लाज राखा। भैया का हमारे संबंध जौन बा आधी आयु हमार दे दे भैया के, और भैया खूब स्वस्थ रहे। अच्छा, जो आप नदी में साथ साथ खेलते थे, तैरते थे, कूदते थे, वो बात बताइएगा। नदी में जौन बा तो जैसे कि इतना ऊंचा करार रहे, वहाँ से कूदा जाए और काफी उसका पौड़ा जाए। अभी हाथ रहे नहीं तो मैंने बताई कि लाइए मैं पकड़ लेता हूं, आप बताइए कैसे। अभी समझ लें कि जैसे कि अब कूदत जाए वहाँ से ना, जी। कूद के तब पुण्य करे बाद तब ऐसे जौन बा ऐसे सिंह साहब जब छोटे थे, एक छोटा सा लड़का स्कूल में इन्हें बहुत प्यार करता था, कभी कभी लाके चॉकलेट्स देता था, और बहुत एक इमोशनल बात यह है कि सिंह साहब को नहीं मालूम था कि वो मेरा सगा बड़ा भाई है, लेकिन उस बड़े भाई को मालूम था कि ये मेरा छोटा भाई है। तस्वीर देखें, ये जो बीच में बैठे हैं ये आपके बड़े भाई हैं, सगे बड़े भाई। सिंह साहब पीछे खड़े हैं, ये जज बनने के बाद। सिंह साहब, एक छोटे से बच्चे के क्या एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं है ये कि उसको कितना दर्द होता होगा कि मैं, मेरा सगा छोटा भाई है लेकिन मैं इसे मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। मुझे याद है कि एक दिन हमको जो रेसेस होता है लंच के लिए, एक लड़का है हमसे बड़ा, और हमको मैग्नोलिया आइसक्रीम तक चलती थी, तो क्वालिटी वगैरह नहीं था, तो वो एक आइसक्रीम दिया। अच्छा, और फिर वहीं बता दिया कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और कहा तुम घर में मत बताना, नहीं तुमको दूसरे स्कूल में डाल देंगे। ऐसा मतलब? और फिर यही नहीं, वहाँ पर पनिशमेंट मिलता था कि सम अरिथमेटिक सम गलत हो जाए, स्पेलिंग हो तो इतने बार लिखो और वो कर ले आओ। तो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, मंडे को लाना पड़ता था, तो फ्राइडे को हमारी सब कॉपीज ले लेते थे, हमारे सब पनिशमेंट वही लिखते थे। इसीलिए जब उनकी डेथ हुई डकॉइट्स की, निमारा, जब हम चीफ मिनिस्टर थे, तो हमको लगा जैसे हमारे जब बचपन थे तो हमारे लिए हमारी सज़ा वही भोगते थे, शायद मेरी सज़ा उन्होंने अभी भी वही भोगी है। ये डेकॉइट्स ने क्यों उन्हें मारा? मतलब वो कोई आपने उस जमाने में एक वो दिया था कि मैं डकैती खत्म कर दूंगा। उससे नहीं था, वो असल में कुछ उनको भ्रम हो गया। वो गए शिकार में, तो लौट रहे थे, तो ये डकॉइट्स बंदूक के पीछे रहते हैं कि नहीं जाने कौन है कि बंदूक ले लेंगे। और बच्चों ने शिकार का प्रोग्राम है, एक दिन टाल गए, दूसरे दिन गए, वो गए, लौटते वक्त जो है वो एम्बुश डाला डकैतों ने, और उसी में फायरिंग में उनके ऊपर पूरे बुलेट्स लग गए। अकेले थे वो बच्चे थे उनके साथ, उनको लगी और वो हमारे भतीजे को। तो एक भतीजे सरवाइव किए। तो वो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे?
सफ़र है और आप यहाँ अक्सर बचपन में और बाद में भी आके यहाँ इसी चट्टानों के अगल बगल पे बैठ के नदी की कलकल और यहाँ का अगल बगल का शांत माहौल जो है उसमें अपने आप को इमर्स कर लेते थे और कुछ किताब पढ़ते थे, कुछ सोचते थे। आपको तो मालूम ही होगा कि यहाँ जब सूरज डूबता है तो कितना अच्छा लगता है। आपने यहाँ कई फिल्में भी बनाई, पेंटिंग भी आपने यहाँ कुछ किया और शायद आपके पास कुछ फ़ोटो भी यहाँ की रखे हुए हैं बहुत पहले की, जो आपने सुपर 8 कैमरे से खींची थी यहाँ पट पर की। हम लोग सब चाहते हैं कि आप यहाँ फिर एक बार आएं। ये दुनिया में मेरे लिए सबसे प्यारी जगह है। दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है। सबसे प्यारी जगह। यहाँ पर असल में मैंने बहुत समय बिताया वो पत्थरों पे, चट्टानों पे, और जो एक प्रकृति के साथ एक साथ होने का था, यहीं इसका आभास होता था और वो आनंद जो है फिर और कहीं नहीं मिला। वहीं पढ़ते भी थे, अपनी बीए की सारी पढ़ाई मैंने वही चट्टानों पे की। मैं एक कुछ लाइनें ऑडियंस को सुनाना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर। वक्त क्यों नहीं ठहरता है, अरे ठहरने के लिए तो दर्द चाहिए, इसीलिए वक्त के पीछे भागने वाले बड़ी बेदर्दी के साथ सामने से गुजर जाते हैं। बहुत खूबसूरत है। आपको पसंद है? ये कविता सिंह साहब ने लिखी है। आप लोगों को कुछ आप भी पढ़ दीजिए। मैंने तो आपकी एक छोटी सी कविता पढ़ दी। और देखिए, हमको कवि सम्मेलन में तो बुलाते नहीं हैं ज़्यादा, इसलिए याद नहीं रहती है। एक है, सूखे पत्ते की तरह पड़ा हूँ, कोई बयार आए एक करवट ले लूं। वाह। आज चिड़ियाएं बहुत चहक रही थी, उनको कैसे मालूम हुआ कल रात क्या हुआ था? जब ऑफर आया था प्राइम मिनिस्टरशिप का 96 में, सब 8 चीफ मिनिस्टर्स ने कहा था कि बन जाने के लिए, तो उस समय हम घर से निकल गए थे जी। बच गए हम चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने से बच गए। हाँ, तो कुछ दोस्तों ने पूछा कि भाई क्या बात है, जो पॉलिटिकल लोग थे, निजी दोस्त तो हमको समझते हैं, तो हमने ये पुरानी लिखी हुई कविता उनको सुनाई। मुफलिस से चोर बन रहा हूँ, मुफलिस से चोर बन रहा हूँ, पर इस भरी बाजार में चुराऊं क्या? यहाँ वही चीज़ें सजी हैं जिन्हें लुटा कर मैं मुफलिस हो चुका हूँ। अरे वाह वाह। आपके एक खास दोस्त बहुत दूर से, न्यूजीलैंड से आए हैं, हमने उसे बुलाया है। खास दोस्त कह दिया तो हमको मालूम हो गया। न्यूजीलैंड से आए हैं, आइए। भले कर्नल साहब वेलकम। यहाँ आ जाइए। यहाँ कर्नल साहब, ये वही कर्नल हैं जो बहुत आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं। 60 साल की दोस्ती है। 60 साल की दोस्ती है। इनके पिताजी रजवंत सिंह जी, हम 7th क्लास से जब 8th में आए तो वो मैथमेटिक्स टीचर थे। बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन बहुत डर लगता था। तो हम लास्ट लाइन में बैठे कि वो देखे ना, को पूछे ने किया है कि नहीं किया है सवाल। तो एक दिन नज़र पड़ी, कहे वहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ आओ।
तो एकदम जहाँ पर उनका डेस्क था पढ़ाने का उसी के नीचे वाले सीट में बैठा दिया। उसी के बगल इनकी सीट थी, वहीं से परिचय हुआ। ये बहुत तेज थे पढ़ने में। और ये हमारे गार्जियन साहब इतना स्ट्रिक्ट रखे थे विजिलेंस कि बंगले में जो रहते थे। ये कब के गार्डन की बात कर रहे हैं आप? ये बनारस में जब बनारस, अच्छा बनारस में एक और हाँ, गार्डन आ गए थे आप? हाँ, विजय शंकर। हमको जो कुछ है उन्होंने गढ़ा। सुपर स्ट्रिक्ट। और खाली 2 लोग को परमिशन था बंगले में आने के लिए। एक ये थे और एक और थे अंबिका सिंह, बस। और कोई भी हमसे मिल नहीं सकता। क्यों, ऐसा क्यों? बस उनका वो था कि बस। और 6 साल में हमको खाली 2 पिक्चर्स दिखाए। 2 सिनेमा हम देखे हैं। कौन सी? आप तो सिनेमा जगत के हैं। 6 साल में उन्होंने 2 सिनेमा दिखाए, वो भी कि जनरल नॉलेज हो जाए सिनेमा हॉल्स का। और जब संत ज्ञानेश्वर ऐसे आया तब दिखाया। आप जब आपको याद है आपने एक इलेक्शन लड़ा था स्कूल कॉलेज? हाँ, जिसके खिलाफ पहला तो यही। हाँ। वो देखिए साहब क्या कहना चाहते हैं आपसे। हमारे हेड प्रीफेक्ट थे। हेलो विश्वनाथ जी, नमस्कार। मुझे तो ये विश्वास है कि वह चुनाव आप जीते और मैं हारा। इसका कारण आपका सद्व्यवहार, आपकी मृदुभाषिता और आपकी सादगी थी। मैं कुछ पहलवानी भी करता था, पढ़ाई लिखाई खेलकूद के साथ। तो अब शारीरिक बल के आधार पर और अपने पहलवान मित्रों के साथ मैंने छात्र वोटरों को डराना धमकाना शुरू किया कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। जिसका क्या नतीजा हुआ वह तो चुनाव का परिणाम ही बताता है कि मेरे सारे वोट कट गए और वो जा कर के आपको समर्थन दिए। सिंह साहब से अभी कॉलेज के इलेक्शन की बात हुई। आपने 30 साल पहले पहला इलेक्शन जीता था सराउं से? हाँ, सराउं से। और 30 साल पुराने आपके कुछ लोग 69 में जी 30 साल से ऊपर हुआ। हाँ, 30 साल। हाँ। आपको ये पता है लोग आज भी वहाँ याद करते हैं आपको 30 साल? हम भी बहुत याद करते हैं। याद करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। राज साहब, जब आप सुराव में राजनीति शुरू करने के लिए पहली बार आए थे तब यहीं इसी मकान से आपने कंपनी शुरू किया था और हम जितने साथी यहाँ बैठे हैं सब आपके साथ यहाँ चुनाव में कंपनी करने के लिए आए थे। नमस्कार। प्रणाम। जब आप साइकिलिया से हम लोगों के संगे सब पुरखीपुर सुने कि पूरा गाँव डूबा जाता है तो आप बिल्कुल बेहबल हो गया। साइकिल चढ़ चढ़ के सबके हुआ गए तो देखा कि पूरा गाँव डूबा है। राजा साहब, आपका डिप्टी लीडर गुलाम मोहम्मद बोला था है, आपका याद हो जब आपके गोड़वा में छाला पड़ गया रहा था प्रचार कर पैदल चलत तो डॉक्टर निगम खेर रोज आपके साथ जाके पट्टी करावते रहे, याद है ना? और आज किशोर भैया लाई चना के बोरन के इंतजाम करके आपका कार्यकर्तवन का खियावत हैं। राजा, हम सबे तो होका नहीं भूल सकी और तू फिर एक नहीं हमका सबे का आके दर्शन दिया। आप मेरे घर गए तो मैंने अपना दाहिना अंगूठा चीर कर आपका तिलक लगाया। उसके बाद उस समय जो जांगर ढोल का विरोध हो रहा था जिसका आपने जमकर विरोध किया। हमसे आप कहे रहे कि गुलाम एक दिन हम चुप्पे से उबे और सब लोगों का इकट्ठा करा और सबसे हम अलग अलग मिलबे। तो राजा साहब कौने दिन समय दिया और सुराव में आवा सबका दर्शन करा। सिंह साहब, ये कांग्रेस आई से आपने जो इलेक्शन जीता तब आप इंदिरा गांधी जी के काफ़ी करीब थे, उनको बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी उनके खिलाफ आपने आवाज़ नहीं उठाई। तो अचानक फिर ये जो राजीव गांधी जी से मतलब आप कैसे दूर हो गए? ठीक है, इंदिरा जी के हम बहुत एहसानमंद हैं। उन्होंने एक बच्चे की तरह हमको रखा जी, और जितना उन्होंने प्यार और ख्याल रखा शायद ही किसी ने रखा। और इसीलिए जब वो नहीं रहीं
तो हम एज फिनेंस मिनिस्टर पूरा अपना फ़र्ज़ समझते थे कि राजीव जी को हम पूरी जो भी हमारी शक्ति है उनको मदद करें, उनको काम कराएं। बहुत इज्जत करता था, उनके लिए लड़ता था कि इंदिरा जी से भी बेहतर नेता हमारे राजीव गांधी है। अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती थी, कहाँ है रणमत, इनसे लड़ाई होती थी। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें पे मतांतर हो गया, खासकर वो पनडुब्बी का मामला आया, उस पर हमारे पास सूचना आई अपने ही एम्बेसडर से कि इसमें जर्मन ऑफिसर ने बताया कि 7% का कमीशन है किसी इंडियन एजेंट को दिया जा रहा है। उस पर हमने इंक्वायरी की, उस पर पता नहीं क्यों राजीव जी की नाराज़गी हुई और वो जाहिर हो गया प्रेस में, इससे और भी उनकी नाराज़गी हुई। और वहीं से हम सोचे कि जब उनकी इतनी नाराज़गी है तो हमारा उचित नहीं है कि हम कैबिनेट में रहें, अपना इस्तीफ़ा दिया। और उसके बाद तो सब प्रेस में आया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं। फिर आपने फिर इस्तीफ़ा दिया, फिर उनके खिलाफ लड़े, फिर उनकी गवर्नमेंट भी गिरा दी। वो ऐसा है कि मैं कांग्रेस से न निकलता, हमको एक्सपेल किया गया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही। आप अगर कांग्रेस से नहीं निकलते तो अगर हमको एक्सपेल न करते तो कांग्रेस से नहीं छोड़ते, हमको एक्सपेल कर दिया गया, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह गया था। जी सिंह साहब, जब आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, उस जमाने के आपके एक दोस्त थे, उन्हें बुलाएं प्लीज। जरूर जरूर। Vishwanath, I am sure that many who are watching this program would like to know how the Jan Morcha came into existence, an episode which took place 12 years ago, but I am sure to you as to all of us, it seems as if it happened yesterday. The Jan Morcha, of course, was an accident. None of us had planned to revolt against Rajiv or to leave the Congress. And whilst all the conspiracy theories were going around, it was, I think, the Gyani Ji episode which really brought us all together. What everyone doesn't know is that both you and I, through emissaries, had assured Rajiv that we had nothing to do with Gyani Ji's plan, or rather Gyani Ji's fight with Rajiv at that time. But I think that as soon as the presidential elections were over, we were all expelled from the party and the Jan Morcha came into existence. It happened by accident, but as things worked out, it was the best time of our lives. This is to wish you well for the future. एक मिनट, एक आपके खास मेहमान आ रहे हैं, एक सेकंड आइए प्लीज। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो आपको याद है जब ये प्राइम मिनिस्टर थे बीबी साहब, आप इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। उससे पहले भी बहुत दिनों की बात है। जी। अब जब एक युग की बात कर रहे थे, जिस ज़माने में मैं इंदिरा जी की सरकार में था, इमरजेंसी से पहले, उस वक्त ये नए आए थे सरकार में। थे स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर थे, चाहे जूनियर मिनिस्टर भी थे। इनकी इंटेग्रिटी और समझ के ऊपर सबको विश्वास था। अच्छा। और इसीलिए जब इन्होंने नया जन मोर्चा की बात शुरू की तो मैं तो उस वक्त कांग्रेस से बहुत पहले हट चुका था। जन मोर्चा में जो उन्होंने बातें उठाई थी वो सब कुछ छूती थी, मुझे भी छूती थी। खासकर करप्शन के मुतल्लिक जो उन्होंने बात उठाई, तो उससे रिश्ते में और तब्दीली। गुजराल साहब नहीं बता रहे हैं। नहीं बता रहे हैं। जब कोई पेचीदा सवाल होता था, हाँ जी। और ऐसा जिसमें कि बहुत ही बैलेंस्ड और दूर दृष्टि वाला एडवाइस चाहिए था, हाँ। तो मैं इन्हीं के घर जाता था। ऑलवेज ऑलवेज एंड आई गॉट दिस फाउंडेशन। ये रिलेशनशिप बड़ी वैल्यूएबल है। मेरे ख्याल में 96 में इन्होंने देश में बहुत जुल्म किया था, क्योंकि जब हम सब लोग मिल के बैठे थे और फैसला किया था यूनानिमसली कि वीपी सिंह फिर प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये मिलते नहीं थे किसी से, ये अपने घर से भाग गए थे।
आपने ऐसा क्यों किया सिंह साहब? और अब कहाँ कहाँ गए थे, छुप कहाँ गए थे? वो तो हम रिंग रोड पे घूम रहे थे जिसमें लोकेशन न मालूम हो। जब हम पहले कहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे पहले, उसके बाद ऐसे दबाव, इसी तरह का दबाव पड़ा था कि नहीं, हम लोग सबका उसके अंदर शिरकत है, आपकी अकेली जीत नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते। कई चीज़ें आई, तो हमने स्वीकार कर लिया। तो उस समय तो खैर कोई नहीं बोला, सब तारीफ किए कि हाँ यही होना चाहिए था। मंडल के बाद सब कहने लगे कि ये कहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर में नहीं बन गए, तो ये ऑफिस की लालच इनकी बहुत बड़ी है, ये एक लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू किया, तो उनको हमको पूरा जवाब देना था। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही है मंडल कमीशन की। सिंह साहब अभी कह रहे थे कि मंडल कमीशन पर बातें नहीं होती बल्कि लड़ाइयाँ होती हैं। ये लड़ाई होने से पहले इनके एक सपोर्टर को हम बुलाते हैं। आइए सर। आपको क्या पकड़ लिया? आपसे कुछ सवाल पूछूं उससे पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। वीपी सिंह जी, आज से 12 साल पहले जब आपने ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, तो जब उसका विरोध हो रहा था हर जगह, तो आपकी सरकार ने छात्रों को डंडे से, गोली से, हर तरह से दबाने की कोशिश की। मैं भी उस आंदोलन का एक हिस्सा था। मैं भी उसके विरोध में 8 दिन तक अपने कॉलेज के बाद भूख हड़ताल पर बैठा रहा अपने साथियों के साथ। लेकिन उन 8 दिनों में किसी ने, सरकार ने हमें नहीं पूछा, किसी प्रशासन ने हमें नहीं पूछा, हम मर रहे थे। तो जब 8 दिनों तक हम जी के ही मरते रहे, तो फिर हमने सोचा कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि जिससे कि आम लोग भी हमारे बीच में जुड़े हमारे आंदोलन से। तो मैंने फिर आपकी इस रिपोर्ट के विरोध में आत्मदाह किया था। आज जब आप इस प्रोग्राम में आए हैं और आपको इस देश के लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप उन बच्चों के माता पिता से इस प्रोग्राम के जरिए माफ़ी मांगें जिन्होंने अपनी जान दी थी, क्योंकि शायद आपके माफ़ी मांगने से उनके माँ बाप का दर्द कुछ हद तक कम हो जाए। ये राजीव गोस्वामी जिन्होंने सेल्फ इमोलेशन का, कुछ लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ करते नहीं। बच्चों के आत्मदाह का सवाल है, वो सभी दुखी हैं, क्योंकि मैंने स्वयं इस चीज़ को, जब आकस्मिक डेथ हो जाती है फैमिली का, उसको झेला है। अपने भाई और भतीजे के चिता को एक साथ जलते हुए देखा, और वो सदमा आज तक दिल से नहीं गया। तो उसको मुझे पूरा एहसास है कि परिवार को क्या होता है। और उसी समय मैं टीवी पे गया था, पार्लियामेंट में भी कहा था कि बच्चों, अगर तुमको मुझसे लड़ना है तो जिंदा तो रहो। सही बात है। अपनी जान क्यों लेते हो? अपील की थी। लेकिन ये कुछ अखबारों के उत्तेजना पूर्वक जो खबर दी गई, जाने उससे गई। और गोली का हमने तो ये दिल्ली पुलिस को यहाँ तक कहा था कि गोली तक नहीं छुकी थी। एक जगह फायरिंग हुई थी, जब हम कहे थे कि तुम्हारी जान पे आ जाए पुलिस के, तब फायरिंग करना। नहीं तो मतलब वो आत्मदाह कुछ हुए, कुछ तो जेन्युइन है, कुछ नहीं हुए, क्योंकि इंडिया टुडे ने इस पर पूरी रिपोर्ट लगाई। खैर, उस मामले को आप यूँ देखें जी, हमारे पास पिछड़े वर्ग के बच्चे आए थे और कहिए तो हम लोग जवाब दें। हमने कहा नहीं, जब तक हम हैं तो क्यों जवाब दोगे? सही बात। तो उन्होंने जो कहा कि साहब हम लोग नौजवान नहीं हैं क्या? क्या सब अखबार लिखता है ऑल यूथ अगेंस्ट वीपी, हम क्या 80% यूथ हम। ऑल यूथ कहाँ से है? मतलब उन्होंने कहा सवाल ये हमारी गिनती नहीं, और सवाल ये नहीं है कि मतलब आपने संविधान के तहत दिया हमको आपने संविधान के तहत दिया तो आत्मदाह करते हैं, तो हम इस धरती के बच्चे नहीं हैं क्या?
सही बात। सवाल यह है कि 30% और 27% आरक्षण का सवाल नहीं, समाज के अंदर 1% भी उनके दिल में हमारी जगह है कि नहीं। ये अगर ज्वालामुखी पल रहा है 80% नौजवानों के, तो एक दिन विस्फोट होगा, उसको संभाल नहीं हो पाएगी। और ये हजारों साल से जिनको आप सजा दी है, उनको तो न्याय देना होगा। जन्म के आधार पर सजा दी है तो जन्म के आधार पर उनको उसका न्याय भी मिलेगा। और अब तो बात यह है, सुप्रीम कोर्ट एक तो निष्पक्ष होता, उसने अच्छा। फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को जनता दल का टिकट चाहिए था और वो उच्च वर्ग के अपर कास्ट के जजेस थे उसमें, और भी थे। और अब सब पार्टी ने भी मान लिया। जो प्रधानमंत्री जाता है सामाजिक न्याय की बात करता है लाल किले में। और अब किसको कहें, अटल जी भी मोड़ मुड़ा लिए हैं, यही मंत्र ले लिए हैं। अब सब ने स्वीकार कर लिया है इस बात को, तो अब कोई बहस उसमें नहीं रह गई। और पत्रकारों ने जिस तरह किया, अगर उसका 10% भी जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने दिया, 10% भी लगते अखबार लिखते, तो इन बच्चों की जान नहीं जाती। उस समय में तो हमारी मिनिस्ट्री थी जी, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री थी और बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मैं एक बार बात कहता हूँ कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की भी कमी नहीं है, सबसे बड़ा कमी है नेताओं के नियत का। लेकिन इस देश में एक नेता है जिसका नाम बीपी सिंह है, जिसके पास में नेतृत्व की भी क्षमता है, नीति भी है और नियत भी साफ है। और जब कोई आदमी नियत से काम करेगा तो कंट्रोवर्सी तो होगी। इस देश में राम को किसी ने माफ़ नहीं किया, कृष्ण को किसी ने माफ़ नहीं किया, बुद्ध किसी को माफ़ नहीं किया है। मरने के बाद जी आदमी नाम लेता है। इस देश में कितने प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन हजारों साल के बाद कुछ एक प्रधानमंत्री होंगे जिनका नाम लोग लेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं एक चीज पर्सनल संबंध में कहना चाहता हूं कि आपने अपने इसका नाम रखा है जीना इसी का नाम है। सही बात। तो मैं एक पर्सन भी उसने पूछे कि जीना किसका नाम है, जीना किसके लिए, जी जीना अपने लिए कि जीना दूसरों के लिए। सही बात। और यदि जीना दूसरों के लिए है तो उसी का नाम बीपी सिंह है। अरे वाह। एक हमारे आजकल बहुत ही इस प्रोग्राम में एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, काफी फेवरेट हो गए हैं, जरा वो कुछ कहना चाहते हैं, देखिए। माननीय बीपी सिंह जी सामाजिक न्याय के पहरुआ के रूप में जो मंडल कमीशन की अनुशंसा को डस्टबिन में लोगों ने भेजा था, उसको आपने लागू किया, तो आपको देश भर के दबे कुचले पिछड़े लोग एक राजा के रूप में नहीं, एक मसीहा के रूप में आपको देखना शुरू किया। और धर्मनिरपेक्षता के नींव को जो आप मजबूत करने का काम किया। आप आडवाणी जी को जब हम गिरफ्तार कर रहे थे, आपको याद होगा, तो हमने आपसे राय लिया था, पूछा था कि हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं बिहार में। तो आपसे फिर अंतिम समय में बात हुई और आपने कहा निश्चित रूप से आप कार्रवाई करिए। तो बिरले ही आपके तरह कोई आदमी मिलता है देश की राजनीति में जिसको मालूम है कि आडवाणी जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो यहाँ की गद्दी तो समाप्त होने वाली है। तो आपने कोई परवाह नहीं किया। तुम्हारी ही मर्जी का हुक्म दूंगा ताकि मेरी हुकूमत चलती रहे। ये आप क्या लिखा हुआ है? आप ही ने लिखा ये कविता। लेकिन इनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल ये मेल तो खाता ही नहीं है, जितनी आपसे बातें हुई। घर के अंदर की सिंह साहब के टैलेंट्स की कुछ और बात करने से पहले देखिए कुछ। Hello, Raja sir. I've always found you a person of simplicity and yet very elegant thought. I also have found a great talent, perhaps even more than in politics, for painting. And I wish you'd started that earlier. And I know that you haven't been well for a long time, and I know that you have made your illness a very matter-of-fact part of your life. You still work during it, you still listen during it, you're curious about everything that goes on in every field, and it's a wonderful curiousness that enables you to learn every minute of your life. I hope
that you get well because we need you and we need more people like you in the field. ये एक एडमायरर तो ये कुछ कह गई, एक पर्सनली आई हैं, उन्हें बुला लिए। आइए। तुमको भी बुला दी। हैप्पीली। आप ये जानी मानी पेंटर हैं, आपकी मित्र भी हैं। पॉलिटिशियन से तो हम लोग इतना कतराते रहे हैं सारी उम्र, उनसे दूर रहते रहे हैं, पर किसी का दर्द अपना बना लेना, और वो हम जानते थे इनके बारे में और बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे कि इनका दिल जो है, जिस ख़ानदान से आए हैं फिर भी इन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी, इनके दिल में गरीब का दर्द है। What do you think about his paintings? आपने देखी हैं, इसलिए तारीफ तो नहीं करते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पेंटिंग्स हैं। बिल्कुल नहीं। मेरी मदर के सेंटर में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में इनका पहला एकल शो हुआ था 70 पेंटिंग्स का, और उसमें दोनों ये अपने हाथ से लगाई हैं पेंटिंग। वो कोई शो इतना पॉपुलर हमने नहीं देखा। 1000 लोग ओपनिंग में आए, 500-500 लोग रोज देखने आते थे। इट वाज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस। 1000 लोग देखने आते थे, 500 देखने आते थे। हम भी कुछ देख लें? बहुत बढ़िया काम है। देखते हैं पेंटिंग्स। मैं तो समझता हूँ कि ये देखने के बाद अब मुंह मीठा करना चाहिए, केक काटना चाहिए इनकी हेल्थ के लिए, फॉर हिज गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। केक प्लीज। आज सिंह साहब की जिंदगी के अनुभव, उनके एक्सपीरियंसेस को देखकर, जानकर रेड्डी साहब की कुछ लाइनें याद आती हैं। पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर, ऐ खुदा जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा इंसान पैदा कर, दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आसान जुबान पैदा कर। दिलों से निकलकर दिल में बस जाने वाला प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय।